Hi everyone, how are you? Hope you are doing good. तो let us revise. अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? सबसे पहला देखा था हमने मीनिंग ऑफ मार्केट, डेफिनेशन ऑफ मार्केट, फिर देखा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, क्वांटिटी एंड कंपटीशन. बेस्ड ऑन कंपटीशन में हमारे दो प्रकार के कंपटीशन ऑलरेडी हो चुके हैं. वन इज परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन का पहला पोर्शन दैट इज मोनोपोली. अब आज जो हमारा टॉपिक है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. दोनों साथ में मिलेंगे तो क्या बनेगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, सो लेट अस किक स्टार्ट दिस टॉपिक फॉर द डे. ऑन योर स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन, है ना, परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट मोनोपोली कोएग्जिस्ट. कोएग्जिस्ट का क्या मतलब है? दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे. बोथ ऑफ देम विल एग्जिस्ट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट. सो एक तरफ मोनोपोली कंपटीशन को क्या बोल रही है कि वी आर परफेक्ट टुगेदर इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट. अब एक सवाल उठेगा, सर जहां पे मोनोपोली है वहां पे कंपटीशन नहीं, और जहां पे कंपटीशन है वहां पे मोनोपोली कैसे हो सकता है? तो रुको जरा, हम करेंगे, ये टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप. फिलहाल आपकी डेफिनेशन में क्या लिखना है आपको कि परफेक्ट मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों एक साथ देखने को मिले तो ऐसी मार्केट को हम क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू श्रीमती रॉबिन्सन, इफ ईच फर्म एस्टैब्लिशेस मोनोपोली एंड ऑल्सो कॉम्पीट्स एट द सेम टाइम द मार्केट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. सो इम्परफेक्ट मार्केट को अगर पूछेंगे कि व्हाट डू यू वांट, मोनोपोली और कंपटीशन, तो इम्परफेक्ट मार्केट का जवाब क्या आएगा? दोनों. कैन आई हैव बोथ ऑफ देम टुगेदर? इफ यस, देन ओनली माय मार्केट इज गेटिंग फुलफिल्ड, व्हिच इज द टॉपिक ऑफ द डे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है. ओके, लेट अस प्रोसीड अहेड. Characteristics of monopolistic competition market. Okay, point number 1, large number of sellers and numerous buyers. अब large number of sellers में और numerous में, ठीक है, ये जो शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं, large number of sellers और दूसरा क्या, numerous, इन दोनों में कोई डिफरेंस है सर? यस, डिफरेंस है. large number of buyers मतलब बहुत सारे और न्यूमरस मतलब ढेर सारे. आपने देखा दोनों के वजन में ज्यादा वजन किसका है? न्यूमरस का है. लार्ज नंबर का उतना वजन नहीं है. सो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का क्या मतलब है कि सिंगल सेलर भी नहीं है और न्यूमरस भी नहीं है. इन दोनों के बीच में कहीं पे आने वाला क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होगा. और न्यूमरस मतलब बेसिकली अनकाउंटेबल, ढेर सारे हैं. You cannot define them in terms of numbers. ठीक है, सो उसको क्या बोला? numerous बोला. Let us see. It means that neither there are numerous sellers nor there is only one seller. ना ही एक अकेला सेलर है, ना ही ढेर सारे सेलर्स हैं. तो कितने सेलर्स हैं? बहुत सारे सेलर्स हैं. तो वो सिंगल सेलर और न्यूमरस सेलर का एक कॉम्बो है जो आपको लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स में देखने को मिलेगा. इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द टू एक्सट्रीम एंड्स. वन एक्सट्रीम एंड इज न्यूमरस, सेकंड एक्सट्रीम एंड इज सिंगल. इन दोनों के बीच में कहीं पे क्या आता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आते हैं. जैसे फादर और मदर का कॉम्बो सन या डॉटर होता है, वैसे ही यहाँ पे न्यूमरस सेलर्स और सिंगल सेलर का कॉम्बो अगर आप करोगे तो क्या आएगा? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आएंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. बायर्स बीइंग न्यूमरस इन द मार्केट
they cannot individually influence the market. What about the buyers? तो buyers इस market में क्या है? There are too many of them, okay? And because of this, they cannot influence the market price. Sellers जो है वो market price को थोड़ा बहुत influence कर भी सकते हैं because they are not numerous, they are large in numbers. But buyers का तो सोचने का भी नहीं कि वो influence करेगा, क्योंकि ये सारे buyers क्या है? न्यूमरस है, ढेर सारे हैं, और ये ढेर सारे अलग अलग डायरेक्शंस में है, यूनाइटेड नहीं है। ये हम पहले भी देख चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है? अंडरस्टूड? सो सेलर्स आर इन लार्ज नंबर्स बट बायर्स आर न्यूमरस, ओके? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट का, क्योंकि मोनोपोली और कंपटीशन दोनों एक साथ कैसे एग्जिस्ट हो सकते हैं वो इस पॉइंट पे ही पूरा मार्केट का बेस बना हुआ है। ये पॉइंट अगर ना होता तो मोनोपोली और कंपटीशन दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते थे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दैट वी कैन हैव मोनोपोली एंड कंपटीशन टुगेदर, ओके? आगे देखते हैं। वन प्रोडक्ट is different from other product in terms of form, quality and nature. बराबर? तो हर प्रोडक्ट अपने आप में क्या है? यूनिक है, इसके जैसा कोई दूसरा सैंपल नहीं देखने को मिलेगा। और हर प्रोडक्ट अपने आप में क्या है बेटा? स्पेशल है, और हम स्पेशल जगह सभी को नहीं देते, समझे? हमारी जिंदगी में कुछ ही लोग होंगे जिन्हें एक स्पेशल प्लेस हमने दी हुई है। वैसे ही इस मार्केट में जो भी आपके प्रोडक्ट की स्पेशलिटी होगी, वो स्पेशलिटी को परखने वाले, इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कम लोग होंगे, और वो किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ देखने भी नहीं वाले। सो अब आते हैं हम उस मुद्दे पे कि मोनोपोली कैसे और कंपटीशन कैसे। तो मोनोपोली कैसे आएगी? सुनो, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी एक क्वालिटी मैं डिफाइन कर चुका हूं, और इस क्वालिटी में जो इंटरेस्टेड हैं वो ही मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ओके? सो मेरा प्रोडक्ट बेचने में, मेरे प्रकार का प्रोडक्ट बेचने में, मेरे प्रोडक्ट में जो क्वालिटीज हैं उसको बेचने में मेरी मोनोपोली है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज हैं वो किसी दूसरे प्रोडक्ट में नहीं है। उससे ज्यादा अच्छी हो सकती हैं, उससे कम अच्छी हो सकती हैं, लेकिन डिट्टो ऐसा ही प्रोडक्ट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सो मेरा प्रोडक्ट बेचने में मेरी क्या हुई? मोनोपोली हुई। लेकिन इस पूरे मार्केट में ये प्रोडक्ट को बेचने वाला खाली मैं नहीं हूं, इस सेगमेंट में दूसरे लोग भी हैं जो अलग क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन बेच वही रहे हैं जो मैं बेच रहा हूं। खाली डिफरेंस किस में है बेटा? क्वालिटी में डिफरेंस है। माय प्रोडक्ट इज यूनिक इन माय ओन वे, हिज प्रोडक्ट इज यूनिक इन हिज ओन वे। तो उसके कस्टमर्स उसके पास ही जाएंगे, मेरे कस्टमर्स मेरे पास ही आएंगे। तो एक हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि मैंने अपने सेगमेंट में क्या कर लिया? मोनोपोली कर ली, बेस्ड ऑन माय स्पेशलिटी, बेस्ड ऑन माय क्वालिटी, बेस्ड ऑन माय यूनिकनेस। और वैसा ही काम दूसरे सेलर ने भी किया। सो वी बोथ आर इन द सेम मार्केट competing with each other, but our products quality is different. Product may be the same. अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपको घड़ी खरीदनी है, यू वॉन्ट टू बाय अ वॉच। सो वॉच कंपनीज जो पॉपुलर है वो कौन कौन सी है? टाइटन है, सोनाटा है, फॉसिल है, क्वार्ट्ज है, ठीक है? बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने अपने हिसाब से घड़ी बेच रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड जो हम नहीं भूल सकते वो कौन सी ब्रांड है? रोलेक्स ब्रांड है। बिकॉज रोलेक्स कंपनी जो है वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव घड़ी बेचने वाली कंपनी है, और इस कंपनी का अपना एक मार्केट है, फॉसिल का अपना एक मार्केट है,
टाइटन का अपना एक मार्केट है, बिकॉज ऑल द वॉचेस आर नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी, दे डिफर इन शेप, they differ in size, they differ in color, they differ in material, they differ in appearance. Every particular company has its own market. So टाइटन कंपनी की मोनोपोली है टाइटन की घड़ी बेचने में, बट टाइटन कंपनी इज नॉट द ओनली कंपनी सेलिंग वॉचेस इन द मार्केट, दूसरी कंपनीज भी है। फिर रोलेक्स बोलेगा कि मेरा कंपटीशन तो आप लोग के साथ है ही नहीं, आप लोग तो एकदम चीप ब्रांड्स हो, मेरा तो कस्टमर का मार्केट पूरा अलग है जो एकदम प्रीमियम सेगमेंट है। तो रोलेक्स की घड़ी बेचने में रोलेक्स कंपनी की मोनोपोली है, बट रोलेक्स इज फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम अदर्स आल्सो इन द मार्केट हु आर सेलिंग वॉचेस। अंडरस्टूड? क्योंकि वॉच बेचने वाला खाली एक रोलेक्स कंपनी है ऐसा नहीं है। अंडरस्टूड? सो इस पर्टिकुलर चीज को, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को हम मान सकते हैं कि ये एक बेस है ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये ना होता तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मोनोपोली अपने एरिया में और कंपटीशन उस पूरे मार्केट में एक साथ एग्जिस्ट कब कर सकते हैं, व्हेन योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जान है। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को निकाल दोगे तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मर जाएगा, ऐसा मार्केट अवेलेबल ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माइनर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस, टेस्ट, शेप, वेट एक्सेट्रा कैन बी ऑब्जर्व्ड विच मेक्स द प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब इसको समझने के लिए, इसको फील करने के लिए हम एक सॉन्ग देखेंगे जो आएगा आपकी स्क्रीन पे। कहीं जुल्फ का बादल ओहो, कहीं रंगी आंचल आहा, कहीं होठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आंख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाहें ओहो, कहीं गोरी बाहें आहा। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं हम, मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। तो क्या समझे इस सॉन्ग को देखकर कि यहाँ हर एक कदम पे लाखों लाखों प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम वही प्रोडक्ट खरीदने आए हैं जो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। और वो यूनिक प्रोडक्ट अगर मेरे टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से है तो मैं तो हमेशा उस ही प्रोडक्ट को खरीदूंगा। तो मुझे जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है उसने अपनी मोनोपोली बना ली मेरे जैसे कस्टमर्स के लिए, और उस पर्टिकुलर मार्केट में अकेला वही नहीं है जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके जैसे भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं जो वैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन क्वालिटी में थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो मुझे उन दूसरे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो इसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है जो मेरे हिसाब से सबसे अलग है। सो हुआ ना मोनोपोली के साथ साथ कंपटीशन। दैट इज व्हाई द नेम गिवन इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ओके, तो ये पॉइंट परफेक्ट कंपटीशन में भी था और यहां पे भी है। एंट्री एंड एग्जिट इज एब्सोल्युटली
फ्री, कहीं पे कोई बैरियर्स नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई ऑब्स्टैकल्स नहीं नड़ने वाले. लेट अस सी. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स will attract newer firms to enter the market and losses will force them to exit the market. मतलब अगर मान लो आपके मार्केट में प्रॉफिट है, और कौन सा प्रॉफिट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसको देखकर ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, उस मार्केट में एंटर होंगे. क्या बोलेंगे? कि वी आर इन फॉर प्रॉफिट्स. फिर मार्केट में एंटर होने के बाद अगर उन्हें लॉस होता है तो वो इस मार्केट को छोड़ के बाहर भी चले जाएंगे. वो क्या सोचेंगे कि मैं यहां प्रॉफिट कमाने आया था, साला हो गया लॉस, सो आई एम आउट बिकॉज ऑफ लॉसेस. सो लॉसेस के लिए हम इन नहीं है तो हम बाहर जाएंगे, और प्रॉफिट है तो हम आउट नहीं रह सकते, तो हम अंदर आएंगे. ये अंदर आना बाहर जाना मार्केट से कब तक चलेगा? जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती. ठीक है, तो देखो लिखा है, बट अगेन सच एंट्री एंड एग्जिट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इन द लॉन्गर रन व्हेन इंडस्ट्री रीचेस नॉर्मल प्रॉफिट, सच एंट्री एंड एग्जिट वोंट टेक प्लेस. तो उस सिचुएशन में जो भी लोग रह गए वो रह गए. जिन्होंने डिसाइड कर लिया टू स्टे, they have stayed. Now nobody is going to enter and nobody is going to exit because now the situation is absolutely normal. Okay? Understood? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 4, सेलिंग कॉस्ट. बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है. इट्स अगेन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ओके, अब जब प्रोडक्ट डिफरेंट है तो आपको बताना पड़ेगा पब्लिक को कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है. तो आप बताओगे कैसे? बाय एंटरिंग इनटू लॉट ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट्स. आपको ये खर्चा करना पड़ेगा. इस खर्चे को हम क्या बुलाते हैं? सेलिंग कॉस्ट बुलाते हैं. ठीक है, लेट अस रीड दैट. एक्सपेंसेस आर डन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट एज सेलर्स विल ट्राई टू अट्रैक्ट more customers by showing product differences and giving their product a unique identity. मतलब अगर कस्टमर, बायर आपके मार्केट में एंटर होता है, आपकी शॉप में एंटर होता है, तो उसे आपके प्रोडक्ट्स को देखकर, आपके दुकान को देखकर, आपके दुकान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर एकदम वाव फीलिंग आ जानी चाहिए. इतना वाव फील करना चाहिए वो कि गॉगल्स हटा के वो नॉर्मल चश्मे से आपका प्रोडक्ट देखना चालू करे कि इस प्रोडक्ट को तो ध्यान से देखना पड़ेगा. अब इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज मार्केट में चल रही हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स. मार्केटिंग कैन बी डन थ्रू होर्डिंग, एडवर्टीजमेंट्स, अ ट्रेडिशनल वे, और मार्केटिंग कैन बी डन इन अ वेरी सिंपल एंड अ सॉबर वे. ऐसा ही एक सिंपल और सॉबर वे हम देखने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे थ्रू अ वीडियो. स्मार्ट वर्क करना सीखो. हमेशा क्लाइंट के सामने साहब ले लो की रट लगाना हार्ड वर्क है. क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में समझाना और ये बताना कि इससे आपका फायदा होगा स्मार्ट वर्क है. मार्केटिंग में सेल्स से ज्यादा कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है. सर मैं आधी बात समझ रहा हूँ और आधी बात समझ के बाहर है. मैं समझाता हूँ. चारों तरफ नजर दौड़ाओ. क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या बात कर रहे सर? बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि ये सुपर मार्केट है. सुपर मार्केट ही सुपर मार्केटिंग है. मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ. जब भी आप सुपर मार्केट में एंटर करते हो तो आपकी नजर अट्रैक्टिव चीज पर पड़ती है. जैसे कि वो स्पॉट बहुत ही अट्रैक्टिव है, वहां हमारे सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं. इसके बाद आती है स्मेल यानी खुशबू की बारी. वहां देखो सारे खुशबू वाले प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिससे कस्टमर्स का दिमाग फ्रेश होता है और उसे खरीदने का मन करता है. एंटर करते ही कस्टमर को बास्केट क्यों देते हैं पता है? ताकि हाथ में न पकड़े, बास्केट में रखे. अगर कोई सिर्फ एक चीज खरीदने के इरादे से आया हो तो खाली बास्केट से उसे शर्म आएगी और वो और चीजें खरीदेगा. अच्छा तुम्हें पता है नीचे की तरफ बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मफिन्स, ये सारी चीजें क्यों रखी जाती हैं? ताकि बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाएं. ये लो बेटा. जरूरत की चीजें जैसे आटा, चावल, दाल, गेहूं, वो सब अंदर की तरफ रखा होता है.
लेकिन कस्टमर के यहाँ से वहां तक पहुंचने के पहले उसका मन ललचाएगा और वो गैर जरूरी चीजों को भी खरीद लेगा। एक और गौर करने वाली बात, तुम्हें विंडो दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तुम्हें घड़ी नजर आ रही है? नहीं ना? ताकि कस्टमर को कीमती वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो। इतना ही नहीं, हर सुपरमार्केट में एंट्री एक तरफ से होगी तो एग्जिट दूसरी तरफ से, ताकि जाते जाते कस्टमर फालतू चीजों को भी खरीद ले। एक और बात है, कुछ ललचाने वाली चीजें काउंटर के पास भी रखी होंगी ताकि बच्चे जिद करें और उनके माँ बाप खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। वहां देखो, एक टीवी भी लगा है, उस पर हमारे कॉम्पिटिटर न्यू फेडोरा के एड्स चल रहे हैं। ध्यान से देखो, इसमें प्रोडक्ट्स के नाम नहीं आ रहे। ये सब कस्टमर को उकसाने के लिए। हमारे ब्रांड मैनेजर भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। मार्केटिंग एक पजल है। मार्केटिंग शतरंज की चाल की तरह। अभी तो सिर्फ 10% बताया। मार्केटिंग इज एवरीवेयर। हमारे जीवन में भी, जन्म से लेकर मरने तक एक एक बात में, यहां तक कि बच्चे का खाना, जूते, कपड़े, स्कूल से लेकर उसकी शादी तक, हर कदम पे मार्केटिंग की जरूरत होती है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मार्केटिंग। तो अब से तुम हर कदम पे मार्केटिंग करो। सो देखा आपने कैसी कैसी स्ट्रेटजीज होती हैं, कैसे कैसे माइंडसेट होते हैं लोगों के, टू सेल अ प्रोडक्ट, टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट, टू मार्केट अ प्रोडक्ट। और यही चीज आप असल जिंदगी में भी देखते हैं। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो अच्छा सेलिंग कॉस्ट कर गया, जो अच्छी मार्केटिंग कर गया, उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा और उस कंपनी के सेल्स आसमान को छुएंगे। वही हमारा टारगेट है, वही हर जगह हर बिजनेसमैन का गोल होता है। ठीक है। सो सेलिंग कॉस्ट नीड्स टू बी इनकर्ड इन अ वेरी स्मार्ट मैनर सो दैट योर कस्टमर फील्स दैट यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट इन अ यूनिक वे। और ये बात अगर कस्टमर कन्विंस हो गया तो सेल्स होने से कोई नहीं रोक सकता। और जितना ज्यादा सेल्स होगा उतनी ज्यादा इनकम होगी कंपनी की, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कमाएगी, उतनी ही कंपनी सक्सेसफुल मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सच सेलिंग एक्सपेंसेस विल इंक्लूड पैकिंग, सेल्स टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट्स, प्राइजेस, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। मतलब पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा व्हेन यू आर इनकरिंग सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। सो इफ you are willing to bear the sales tax on sales, it will attract the customers. You are willing to give that product in an attractive packing, then again the consumer is attracted to buy your product. You are again willing to bear the transportation expenses by launching a scheme of free home delivery, है ना। डोमिनोज पिज्जा ने ऐसा कैंपेन चलाया था, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, मतलब फ्री डिलीवरी तो होगी, साथ ही में वो 30 मिनट्स के अंदर होगी। अगर हम ये नहीं कर पाए तो आपको जो पिज्जा दिया गया उसका चार्ज हम आपसे नहीं लेंगे। ठीक है। फिर एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, तो अलग अलग कंपनी के कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स आप टीवी पे देखते ही हो। कितनी खूबसूरत एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, कितनी क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जो हमें अभी तक याद हैं। देन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस एंड गिफ्ट्स। एक छोटा सा कंपटीशन कर दो, गुड्स आपके जो है उसके फ्री सैंपल्स आप अपने नजदीकी इलाके में बांटो। यू एंटरटेन योर कस्टमर्स बाय गिविंग देम लॉट ऑफ फ्री बेनिफिट्स। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ विच कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। और जो बंदा सेलिंग कॉस्ट ज्यादा करेगा, स्मार्टली चीजों को बेचेगा, उसी का बिजनेस आसमान छुएगा। ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्योंकि मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, ये लोगों को अपने आप मालूम नहीं पड़ेगा, मुझे जाके बताना पड़ेगा और ऐसी सारी स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ेगी जिससे कस्टमर को ऐसी फीलिंग आए कि नहीं वाकई में ये कंपनी यूनिक है, इसके सेलिंग के तरीके अलग है, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अलग लेवल की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, कंपटीशन अदर देन प्राइस। ओके, सो खाली प्राइस का कंपटीशन नहीं है, अदर देन प्राइस फैक्टर्स है, उसका कंपटीशन है। लेट अस सी दैट इन डिटेल। इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, sellers compete not only on the basis of price but also on factors
अदर देन प्राइस, क्योंकि प्राइस एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंस का नहीं है। प्राइस में तो हम कॉम्पीट करेंगे, लेकिन प्राइस इज नॉट अवर ओनली फोकस, इट हार्डली मैटर्स टू अस। ओके, सो व्हाट मैटर्स द मोस्ट, लेट अस सी दैट। प्राइस के अलावा ऐसा क्या है जिसमें कॉम्पीट कर सकते हैं? आपकी स्क्रीन पे, टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर में गिव डिस्काउंट्स, डू एडवर्टीजमेंट्स, प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। अब ये क्या होता है? आफ्टर सेल्स मतलब सेल्स होने के बाद। आप उस कस्टमर को भूल मत जाना। अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे हैं, जो आई एम श्योर खरीदे हैं, और ये प्रोडक्ट्स बीच बीच में कहीं पे बिगड़ते भी होंगे, तो अगर जिस कंपनी से आपने ये प्रोडक्ट खरीदा वो अपना सर्विस स्ट्रॉन्ग रख रहा है, इवन आफ्टर सेलिंग यू द प्रोडक्ट, आप उस कंपनी का प्रोडक्ट वापस खरीदोगे। बिकॉज वी ऑल वांट फ्री सर्विसेज, वी ऑल वांट सर्विसेज एट अवर डोर स्टेप। और कोई कंपनी अगर ये सर्विस प्रोवाइड करती है तो ये भी उसका एक मार्केटिंग गिमिक है, और इस कारण से भी वो अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे आप कभी भी कोई एप्पल प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें एक्सटेंडेड 2 ईयर वारंटी, 5 ईयर वारंटी के लिए वो आपको एक कार्ड बेचेंगे। और अगर आपने ये खरीदा, विच मीन्स you are interested in Apple company services even after the sale has already taken place, और ऐसी सर्विस अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री ढंग से मिल जाती है तो आप दूसरी बार भी एप्पल कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। फिर अगर हम व्हीकल की बात करें तो उसमें भी आफ्टर द व्हीकल इज सोल्ड टू यू, यू आर गिवन विथ अ बुकलेट ऑफ सर्विसेज की फ्री सर्विसेज होंगी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या 1000 किलोमीटर के बाद, 2000 किलोमीटर के बाद, 5000 किलोमीटर के बाद होती है कि नहीं फ्री सर्विसेज। और ये फ्री का जैसे ही हमको वर्ड दिखता है फ्री, हम आकर्षित हो जाते हैं और हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। एंड व्हेन द सर्विसेज आर आल्सो सैटिस्फैक्टरी, वी क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज इन अवर माइंड अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, सो आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब क्या कि सेल हो गया, उसके बाद आपने कस्टमर को कब कहां कैसे याद किया, उसको कोई डिफिकल्टी हुई तब आप उसके साथ में थे नहीं थे, वो सब गिनाया जाएगा आफ्टर सेल्स सर्विसेज में। ठीक है, फिर बात करते हैं गारंटी वारंटी की। अब कई लोग को कंफ्यूजन होता है, सर गारंटी और वारंटी में डिफरेंस क्या होता है? तो आज मैं आपको ऐसे इस टॉपिक को समझाऊंगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। सुनना ध्यान से, बॉयज तो खास। ठीक है, गारंटी शुरू कहां से होता है? कौन से अल्फाबेट से? जी से। और गर्लफ्रेंड भी कहां से शुरू होता है? जी से। ठीक है, सो गारंटी मींस गर्लफ्रेंड। ओके, एंड वारंटी कहां से शुरू होता है? डब्ल्यू से। और वाइफ वर्ड कहां से शुरू होता है? डब्ल्यू से। सो वारंटी मींस वाइफ। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? गारंटी गर्लफ्रेंड, warranty wife, am I in my senses? Yes, guarantee means girlfriend, warranty means wife। ये क्लियर हुआ? अब ऐसा क्यों? क्योंकि गारंटी में जब आपके प्रोडक्ट को कुछ होता है तो कंपनी उस प्रोडक्ट को सीधा रिप्लेस कर देती है, तो वो प्रोडक्ट परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। और गर्लफ्रेंड भी क्या होती है? टेम्पररी होती है। ठीक है, और वारंटी मतलब वाइफ, अगर कंपनी की वारंटी है उस प्रोडक्ट को लेकर और उस प्रोडक्ट में कुछ भी लोचा होता है तो उसका स्पेयर पार्ट रिप्लेस होता है, पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं हो जाता। तो इससे क्या कंक्लूड किया कि वारंटी जब कोई कंपनी देता है तो वो प्रोडक्ट तो आपके पास परमानेंट बेसिस पे ही रहेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके स्पेयर पार्ट्स, उसका रिपेयरिंग कंपनी की तरफ से फ्री होगा, बट प्रोडक्ट कंप्लीटली रिप्लेस ना हो पाएगा। और हम सब जानते हैं वाइफ इज परमानेंट, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अंडरस्टूड? सो गारंटी मीन्स गर्लफ्रेंड, वारंटी मीन्स वाइफ। गारंटी में प्रोडक्ट को कुछ हुआ तो प्रोडक्ट रिप्लेस, और वारंटी में अगर प्रोडक्ट को कुछ हुआ तो उसका रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट चेंज होगा, लेकिन प्रोडक्ट वहीं का वहीं रहेगा। सो आपकी कंपनी क्या दे रही है? गारंटी तो कितने साल की, वारंटी तो कितने साल की, इसके बेसिस पे भी नक्की होगा
कि व्हाट आर गोइंग टू बी योर सेल्स. ओके, अंडरस्टूड. ये भी एक स्कीम का ही हिस्सा है. कौन सी स्कीम? बेचने की स्कीम का. ओके, सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्वालिटी, ब्रांड, यूनिकनेस, सर्विसेज, गारंटी, वारंटी, है ना. ये सारी चीजें मैटर करती हैं इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट. सो इट इज नॉट ओनली अ कॉम्पिटिशन अबाउट प्राइस, वो तो है ही, उसके अलावा इतनी सारी चीजें हैं जिसको लेकर हम हमारे कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, अपने आप को अलग साबित कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 6, इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग मार्केट. अब इम्परफेक्ट मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो नॉलेज भी लोगों में क्या होगा? इम्परफेक्ट होगा, इनकम्प्लीट होगा. लेट अस सी. बायर्स एंड सेलर्स in an imperfect market are not aware about substitute products, their prices or even the difference in quality of both the products, है ना. तो buyers in a monopolistic competition क्या सोचेंगे? I am so confused between so many options, क्योंकि उसे हर एक ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उसका नॉलेज इम्परफेक्ट है, और इसीलिए यहां पे बायर्स का बेवकूफ बनना मुनासिब है, पॉसिबल है, लेकिन ऐसा करने का नहीं बीइंग अ सेलर, वरना वो बायर तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा. सो बायर अगर बेवकूफ बन सकता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको सही में तुम बेवकूफ बना दो. लेकिन दिस पॉइंट इज फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कि बायर बेचारा कुछ नहीं जानता, तो उसको जितनी इंफॉर्मेशन हम फीड करेंगे उसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन लेगा. और इसीलिए यहाँ पे अपना प्रोडक्ट अलग होना जरूरी है, वो बताना जरूरी है बायर को कि अपना प्रोडक्ट अलग है, जिसके लिए सेलिंग कॉस्ट जरूरी है और उसके लिए स्मार्ट तौर तरीके जरूरी है. सो बायर्स आर नॉट हैविंग द नॉलेज. अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि सेलर्स के पास सारा नॉलेज है मार्केट का. इवन सेलर्स डू नॉट हैव दैट नॉलेज कि उनके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स में क्या अलग अलग चीजें अवेलेबल है, क्या उसकी क्वालिटी है. और इसीलिए देखना, असल जिंदगी में भी अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो आपको वहां पे किसी को भेजना पड़ेगा ये जानने के लिए कि उसके यहाँ क्या क्या हो रहा है. और इसीलिए मैंने तो ये देखा है, विजय सेल्स वाला अपने ही किसी कस्टमर को भेजेगा सेल्स कॉर्नर में इंक्वायरी करने के लिए. सेल्स कॉर्नर वाला अपने किसी कस्टमर को बोलेगा कि रिलायंस में इंक्वायरी करके आओ. रिलायंस वाला बोलेगा कि उसके सामने क्रोमा है, उसमें जाके इंक्वायरी करके आओ. सो अलग अलग जगह पे ये सेलर्स भी अंदर अंदर ऐसी फेक इंक्वायरीज करवाते हैं. काहे के लिए? ताकि वो मार्केट नॉलेज को गेन कर सके. अब जिसने ये काम किया उसको नॉलेज मिलेगा, जो ये नहीं कर रहा है वो बेचारा विदाउट नॉलेज अपने ही प्रोडक्ट को बेचे जा रहा है. सो in a monopolistic competitive market, buyers and sellers both have imperfect market knowledge. दोनों में से कोई भी सर्वसंपूर्ण ज्ञानी नहीं है. Both of them are having little knowledge and there are many things that they don't know. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Firms compete by creating a new identity of the product which creates a monopoly like situation in a given segment which ultimately creates a monopolistic competition. तो हर सेलर यहाँ पे अपना अपना इलाका लेके बैठा हुआ है और वो अपने इलाके का क्या है? जयकांत शिखरे. जैसे आपकी स्क्रीन पे ये पिक्चर आया, all sellers in their segment in a monopolistic competition have this mentality कि ये मेरा सेगमेंट है और मैं यहाँ का जयकांत शिखरे हूं. क्योंकि बोलते हैं ना कि अपनी गली में तो कुत्ता भी क्या होता है? शेर होता है. सो अपने सेगमेंट में आपकी होगी मोनोपोली, लेकिन पूरे मार्केट में आप अकेले नहीं हो, हम भी कॉम्पीट कर रहे हैं. तो क्या आएगा? कंपटीशन भी आएगा. सो अपनी गली में हर कुत्ता शेर, अपने सेगमेंट में हर सेलर मोनोपोलिस्ट, लेकिन ओवरऑल मार्केट में दे आर फेसिंग कंपटीशन. तो क्या हुआ? मोनोपोली भी हुई, कंपटीशन भी हुआ, तो क्या बना? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए
तो ये आंसर तो हो गया। अब इसको हमें लर्न करना है, तो लर्न करने के लिए टेक्निक, ऑल प्रोड्यूसर्स इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पोज अ लाई। झूठ बोलते हैं, ये अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता के लोगों को झूठ बोलते हैं। सारे सेलर्स वैसे हो जरूरी नहीं है, लेकिन मार्केटिंग करने के लिए तो मैं 10 चीजें बोलूंगा ना, फिर उसमें से 8 चीजें अगर हो भी गई सही तो कस्टमर 2 चीजों के लिए कुछ बोलने वाला नहीं है। सो सेलर्स व्हेन दे मार्केट they will speak only positive about the products, they will not share the negatives, क्योंकि कोई भी अपने प्रोडक्ट का नेगेटिव नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको अपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता के क्या करना है, उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमेशा याद रखना कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर्स पोज अ लाई। ओके, तो देखो, यू पोज अ लॉट ऑफ लाइज, ऐसा मार्केट में सेलर्स के लिए बोला जाता है। कौन सी मार्केट में? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ठीक है, सो POSELI, पोज लाई। पोज का पूरा POSE और लाई का खाली LNI, सो POSELI। ओके, 6 पॉइंट हुए ऑन योर स्क्रीन। P फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, O फॉर अदर देन प्राइस कॉम्पिटिशन, S फॉर सेलिंग कॉस्ट, E for entry and exit is free, L for large number of sellers and numerous buyers, and I for imperfect market knowledge। ठीक है, ये हो गया। सो एक बार फिर से देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या आएगा? इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑल प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स पोज अ लाई, POSELI। P for product differentiation, O for other than price competition, S for selling cost, E for entry and exit is free, L for large number of sellers and numerous buyers, and I for imperfect market knowledge। Understood? चलिए, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।